दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइक्रोमैक्स सैमसंग को भी बीट करके इंडिया का नंबर 1 मोबाइल वेंडर बन गया था। उस टाइम मोबाइल फोन मार्केट का 16.6% शेयर इंडिया की कंपनी माइक्रोमैक्स का हुआ करता था। लेकिन अब 2023 में पब्लिश इस आर्टिकल को भी देख लीजिए। सबसे पहले तो Xiaomi है जो कि 20% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर है। इसके बाद चाइना के Realme, Oppo और OnePlus और फिर बीच में साउथ कोरिया का सैमसंग और अमेरिका का एप्पल ब्रांड। मतलब की स्मार्टफोन ब्रांड में इंडिया कंपनी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स और लावा जैसे मोबाइल फोन ब्रांड्स जो कि कुछ साल पहले ही इंडिया की मार्केट को डोमिनेट करते थे, वो लगभग पूरी तरह से मार्केट से गायब हो चुके और आज तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया कंपनी अपने ही लोगों के दिल जीतने में क्यों नाकाम हो रही है। चलिए इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में समझते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब भारत में डाटा के रेट सस्ते हो रहे थे और मार्केट में चीप स्मार्टफोन भी लॉन्च किए जा रहे थे। उस समय करोड़ों लोग अपने फीचर फोन को हटाकर नया स्मार्टफोन लेने की तरफ बढ़ने लगे थे। इंडियन मार्केट में तब तक चाइनीज कंपनी एंटर नहीं हुई थी। वहीं सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज उस समय सिर्फ अपने प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए ही जाने जाती थी, जो कि एक आम भारतीय की पहुंच से काफी दूर थी। और फिर इस मौके का फायदा उठाते हैं माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसे इंडियन ब्रांड्स, जिनके स्मार्टफोन इतने फीचरिस्ट तो नहीं थे, पर आम भारतीय जितने फीचर को अपने स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट कर रहा था वो उस एफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। यही कारण था कि शुरुआत में इंडियन कंपनी को बहुत तेजी से ग्रोथ मिल जाती है, लेकिन दोबारा इन कंपनी की किस्मत उस समय पलट जाती है जब जुलाई 2015 में चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi भारत में एंट्री ले लेता है। Xiaomi के स्मार्टफोन की कीमत और इंडियन स्मार्टफोन की कीमत लगभग आसपास ही थी, लेकिन इनके फीचर एप्पल और सैमसंग को टक्कर देने वाले थे। अपनी इसी यूएसपी की वजह से Xiaomi एक ही झटके में इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड को मार्केट से बाहर फेंक देती है और हमारे ब्रांड्स इनोवेशन की कमी की वजह से इसके बाद से कभी भी खड़े नहीं हो पाते हैं। एक तरफ जहाँ सारे ग्लोबल ब्रांड्स हर दूसरे से तीसरे महीने नए नए अपडेटेड फीचर के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे थे और हर समय कुछ न कुछ इनोवेशन देखने को मिल रहा था। वहीं अगर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड ने थोड़ी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद आज मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग साल 2022 में इंडिया में 600 करोड़ मोबाइल यूजर थे और एक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग साल 2040 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 150 करोड़ होने वाली है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी भारत का कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड इस मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। वो भी तब जब हमारी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव के थ्रू देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जी जान लगा रही है। हमारे पास स्मार्टफोन मार्केट में एक भी ग्लोबल ब्रांड नहीं है और इसके पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन है, जिसमें से पहला रीजन है रिसर्च एंड इनोवेशन की कमी। अब चाहे कोई भी टेक्निकल इंडस्ट्री हो, अगर उसमें लगातार नई नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर नहीं किया जाएगा तो समय के साथ वो इंडस्ट्री पीछे छूट जाने वाली है। क्योंकि कस्टमर चाहे किसी भी देश के हो, वो हमेशा नई नई चीजों को खरीदने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और समय के साथ खुद को अपग्रेड रखना चाहते हैं। स्मार्टफोन के साथ भी यही रूल फॉलो होता है, क्योंकि अगर कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अपने डिवाइसेस में इनोवेशन नहीं करती है तो फिर कस्टमर उसके डिवाइस को खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 2007 की बात करते हैं, जब एप्पल ने अपने पहला आईफोन लॉन्च किया था। उस टाइम वो दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोडक्ट था, क्योंकि एप्पल एक ऐसे फोन को लॉन्च किया था जिसमें बटन नहीं थे बल्कि सिर्फ स्क्रीन दी गई थी। अब ऐसा भी नहीं है कि एप्पल टच स्क्रीन डिवाइस बनाने वाला कोई पहला ब्रांड था, पर एप्पल ने इसे उस लेवल पर इनोवेट कर दिया था कि दूसरी कंपनीज भी आईफोन की टक्कर का डिवाइस बनाने के लिए मजबूर हो गई थी। यही वजह था कि इस फोन ने आते ही लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था और साल 2012 आते आते एप्पल पूरे दुनिया में अपने आईफोन के लिए पॉपुलर हो चुका था, जिसके बाद से ये कंपनी हर दिन लाखों की संख्या में स्मार्टफोन बेचने लग गई थी। अब आपने देखा होगा कि हाल ही में सैमसंग के फोल्डिंग स्मार्टफोन्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, जिसे उनके द्वारा सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया गया था। हालांकि इस फोन की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया इनोवेशन है और लोग इसे हासिल करने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। धीरे धीरे सैमसंग ने अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया और फिर कुछ समय के बाद कार्लसम डिजाइन वाले फ्लिप फोन को भी लॉन्च कर दिया। इस फोन के लॉन्च होते ही सैमसंग की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच पहले से काफी ज्यादा हो गई। हालांकि दूसरी कंपनी ने भी फ्लिप फोन लाने की कोशिश तो काफी की, लेकिन उसमें उन्हें 4 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, जितने में सैमसंग ने फ्लिप फोन मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार इनोवेशन करना एक ऐसा फैक्टर है जो कि अपने ब्रांड को टॉप सेलिंग कैटेगरी में रखने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल ये है कि जब इनोवेशन पर ही ये पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है तो फिर इंडियन स्मार्टफोन कंपनी इनोवेशन में इतना पीछे क्यों है? तो एक्चुअली इसके पीछे जो सबसे बड़ी
बड़ी वजह है वो है शॉर्ट टर्म विजन का होना। R&D पर पैसा खर्च करने की जगह इंडियन ब्रांड्स ने हमेशा मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर रखा, जिसका उन्हें बेनिफिट तो मिला, लेकिन ये बस कुछ ही समय के लिए था। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड की डिक्लाइन का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रीब्रांडिंग। अब जब एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड दुनिया भर में अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे, उस समय माइक्रोमैक्स इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड का टैग लगाकर चुपचाप चाइना के स्मार्टफोन को मंगाकर बेच रहा था। इनफैक्ट उस समय सभी इंडियन ब्रांड मेजरली दो तरह के बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे थे। या तो वो चाइना जैसे देशों से पार्ट मंगाकर अपने यहाँ पर असेंबल करते थे, या फिर वहाँ बल्क में डायरेक्टली रेडी टू यूज स्मार्टफोन मंगाकर अपने यहाँ पर रीब्रांडिंग करके उन फोनों को सेल कर दिया करते थे। अब रीब्रांडिंग करने की एक मेन वजह इंडियन ब्रांड्स के पास पैसों की कमी होना। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेटअप के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लेबर में भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी, लेकिन इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के पास बहुत ही लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स थे। उनके लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर पाना मुश्किल था। यही वजह थी कि इन ब्रांड ने बहुत ही शॉर्ट टर्म विजन रखा और ब्रांड की पहचान बनाने की जगह फॉरेन मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को मंगाकर बेचना और कमीशन बनाना ज्यादा ही समझा। अब शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी उनकी तो काफी जबरदस्त साबित हुई और इन्हें बहुत बेनिफिट भी मिला। लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे कि उस समय चाइना के बाद इंडिया कस्टमर के मामले में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया था। अब फॉरेन कंपनी के ब्रांड ने ये देखा तो वो दंग रह गए थे। चाइना ने सोचा कि यहाँ पर इंडिया ब्रांड हमारे ही फोन को बेचकर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम खुद के ही फोन को वहाँ पर बेचे और प्रॉफिट कमाए। और अपने इसी सोच के साथ Xiaomi ने जुलाई 2016 में अपना मैत्री फोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया और जैसा कि उन्होंने सोचा था, उन्हें इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला, जिसके बाद से समय के साथ साथ चाइना ब्रांड के अलावा दूसरे फॉरेन ब्रांड ने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया और अपने स्मार्टफोन को लोकली मैन्युफैक्चर करने लगे। और कमाल की बात तो ये थी कि एक तरफ जहाँ फॉरेन ब्रांड के फोन लोगों के बीच अपनी पकड़ बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोमैक्स एक के बाद एक रीब्रांडिंग फोन को लॉन्च कर रहा था। अब इसे आप माइक्रोमैक्स की नादानी कहे या फिर बेवकूफी, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया ब्रांड के डिक्लाइन का एक और बड़ा रीजन है इंडियन ब्रांड के द्वारा हाईएस्ट मार्जिन लेना। अब आपको पता है कि स्मार्टफोन मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और यहाँ वही कंपनी टिकती है जो कम मार्जिन और चीप प्राइस पर अपने स्मार्टफोन को बेच पाते हैं। इंडियन कंपनी जहाँ अपने मार्जिन को 20 से 30% तक रखती थी, वहीं चाइनीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बाद भी सिर्फ 5 से 6% के मार्जिन पर अपने फोन को सेल कर रही थी। लो मार्जिन होने की वजह से लोगों के लिए चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन्स काफी सस्ते होते थे और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फीचर के मामले में भारत चाइना को टक्कर ही नहीं दे पा रहा था, जिससे कि इंडियन ब्रांड्स के धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो गया। और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के डिक्लाइन का एक और बड़ा रीजन था सेल्स के बाद सपोर्ट और सर्विस का खराब होना। अब इंडियन ब्रांड फॉरेन कंट्री से रेडी टू यूज कंडीशन में स्मार्टफोन मंगाकर उन्हें बेच तो रही थी, लेकिन उनके पास सर्विस के नाम पर कुछ भी नहीं था। अगर किसी कस्टमर का फोन टूट जाता था या फिर किसी वजह से खराब हो जाता था, तो फिर उसे रिपेयर करवाने में उन्हें महीनों का वक्त लग जाता था। जब एक पर्सन ने अपना मोबाइल फोन सर्विस के लिए दिया तो उसे 6 महीने तक फोन के लिए इंतजार कराया गया और 6 महीने के बाद भी जब उसको अपने फोन नहीं मिला, तब उसने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। वो कंपनी थी माइक्रोमैक्स, जिसे फाइन के रूप में इतना लंबा इंतजार कराने के लिए उस शख्स को 10,000 रुपए देने पड़े और इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट इन इंडियन कंपनीज के प्रति खत्म होता चला गया। इंडियन ब्रांड्स अपने सर्विस देते भी तो कहां से, ये लोग तो फोन चाइना से मंगाते थे और जिस वजह से ना उनके पास कोई मेजर कंपोनेंट होते थे ना ही फैक्ट्री थी और रिप्लेसमेंट में नया फोन देने भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर वो लॉस में चले जाते। इन्हीं सभी रीजन की वजह से आज भी हमारा देश एक ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड प्रोड्यूस करने में नाकाम हुआ है। क्या आपको ये जानकारी पता थी? तो कमेंट में जरूर बताएं और कैसे कंपनी दोबारा से खड़ी हो सकती है, इसकी राय भी आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।